एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम न्यूटन थर्ड लॉ करेंगे। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ मैंने करवा दिया, न्यूटन सेकंड लॉ करवा दिया। आज हम न्यूटन थर्ड लॉ करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा टॉपिक है और एग्जाम में जरूर पूछ लेता है न्यूटन थर्ड लॉ से। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बस इसकी यही डेफिनेशन है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, मतलब क्या है इस बात का कि अगर कोई जैसे फोर्स है, फोर्स ए अगर बी के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है, मानो एक बॉडी ए है और एक बॉडी है बी, ए ने बी के ऊपर फोर्स लगा, उतना ही फोर्स है बी ए के ऊपर लगाएगी, उतना ही फोर्स बी ए के ऊपर लगाएगी जितना फोर्स ए बी के ऊपर लगाएगा। और ये जो नेगेटिव साइन है ये किस लिए है? क्योंकि फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो डायरेक्शन उसकी, जैसे मैं इस साइड लगाऊंगी तो वो इस साइड मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा, यानी कि एक डायरेक्शन उसकी नेगेटिव डायरेक्शन को दिखाने के लिए। ठीक है, तो फोर्स है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये क्या? न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, अब देखो न्यूटन थर्ड लॉ ना और क्या बताया है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल होंगे और अपोजिट फोर्स होंगे, एक्ट्स इन डिफरेंट बॉडीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डिफरेंट बॉडी के ऊपर लगेगा। मानो मैंने इस बोर्ड के ऊपर फोर्स लगा दिया, बोर्ड ने मेरे ऊपर फोर्स लगा, तो बॉडी डिफरेंट होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, और ये कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते, दे नेवर कैंसिल आउट ईच अदर। ठीक है, तो क्या बताया न्यूटन थर्ड लॉ ने कि फोर्स मानो ए बी के ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स बी ए के ऊपर लगाएगा। नेगेटिव साइन क्यों है? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है न्यूटन थर्ड लॉ के? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो फोर्स है ना, फोर्स इन नेचर ऑलवेज अकर इन पेयर। देखो फोर्स एक पेयर के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, फोर्स है एक पेयर में लगती है। ठीक है, फोर्स क्या है? एक पेयर के अंदर लगती है, जोड़े में फोर्स लग रही है, मैं उसको मार रही हूँ वो मेरे को मार रहा है। ठीक है, अब देखो न्यूटन थर्ड लॉ इज ऑलवेज अप्लीकेबल वेदर द बॉडी एट रेस्ट या फिर मोशन। बॉडी या तो रेस्ट पे हो या फिर मोशन के अंदर हो, न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड करता है। अब देखो जैसे ये मार्कर मेरे हाथ के ऊपर ऐसे रखा है, इसने अपना वेट लगा रखा हाथ पे नीचे mg। ठीक है, मेरे हाथ ने इसके ऊपर उतना ही वेट नॉर्मल रिएक्शन के थ्रू लगा रखा है। ठीक है, अब देखो जैसे एक टेबल थी, इसके ऊपर ये बुक रखी है, बुक ने अपना वेट लगा रखा है इसके ऊपर mg, टेबल ने भी बुक के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन मतलब एक नॉर्मल वेट लगा रखा है ऊपर की साइड नॉर्मल। ठीक है ना, तो ये मतलब ये उतना ही फोर्स लगाएगा, टेबल भी बुक के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। अगर ज्यादा फोर्स लगा देता तो ये बुक यहाँ से उड़ के हवा में ही चली जाती। तो ये इक्वल लगाएंगे, अपोजिट फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर। तो ये बुक थी वो रेस्ट के अंदर थी, रेस्ट में थी, टेबल के ऊपर पड़ी थी, टेबल भी उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और बुक भी उसके ऊपर फोर्स लगा रही है। तो ये क्या है? या तो रेस्ट पे हो या फिर मोशन के अंदर हो, दोनों ही क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे, वो अप्लीकेबल होएगा न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो जो थर्ड लॉ अप्लाई है फॉर ऑल टाइप ऑफ फोर्स, हर एक टाइप ऑफ फोर्स के ऊपर अप्लीकेबल है। ग्रेविटेशन फोर्स हो, इलेक्ट्रिक हो, मैग्नेटिक हो, कैसा भी फोर्स हो, न्यूटन थर्ड लॉ हर चीज के ऊपर अप्लाई। अब मैं नीचे खड़ी हूँ, ठीक है, धरती पे खड़ी हूँ, तो मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रही हूँ, ये मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है। तो ग्रेविटी चाहे तो ग्रेविटेशनल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो या फिर मैग्नेटिक फोर्स हो, ये हर चीज के ऊपर क्या होएगा? अप्लीकेबल होएगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि पुश करना इजी होता है या पुल करना इजी होता है। 9th की बुक में है ये, पुश करना इजी होता है या पुल करना इजी होता है, कौन सी चीज इजी होती है? मानो मैंने ये जो गोला था, ठीक है, इसका वेट नीचे mg है, ठीक है, और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। अगर ये इस साइड जाएगा तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स इससे अपोजिट जाएगा, अगर ये इससे जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? इससे अपोजिट जाएगा। ये इस साइड जा रहा है तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट बन रहे हैं। ठीक है, इस फोर्स के दो कंपोनेंट बन रहे हैं, F cos थीटा और F sin थीटा, F cos थीटा और F sin थीटा। ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर पुश किया, इसको पुश किया, और इस पुश करने मतलब मैं किसी चीज को ऐसे ही पुश करूंगी तो वो आगे की तरफ जाएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा? F cos थीटा और यहाँ पे आएगी F sin थीटा, दो कंपोनेंट के अंदर टूट गए हैं। अब देखो जब ये टूटा तो जो mg वेट नीचे था उसमें एक कंपोनेंट और ऐड हो गया, F sin थीटा।
mg वेट नीचे था, उसमें एक कंपोनेंट और ऐड हो गया। अब जो इसका वेट था ना, वेट और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि एक कंपोनेंट तो नीचे लग ही रहा था mg वेट, ऊपर से एक और हमने लगा दिया। हमने क्या लगाया, मतलब पुश किया तो एक कंपोनेंट और बन गया साइन थीटा। तो जो इसका नेट रिजल्टेंट है ना, नेट रिजल्टेंट क्या हो गया कि ये और ज्यादा मतलब हैवी हो गया। एक वेट था, दूसरा वेट हो गया, इसका फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, बढ़ गया। इसका फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ गया इनका वेट ज्यादा होने से। मतलब कोई गोला था, मैंने उसको ऐसे पुश किया, उसका वेट कुछ था नीचे, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर था, बैलेंस हो रहा था। लेकिन जब मैंने ऐसे पुश किया तो एक कंपोनेंट तो mg नीचे था, एक और बढ़ गया, तो उसका जो वेट है, ओवरऑल रिजल्टेंट जो वेट है वो बढ़ गया। और वेट बढ़ने से क्या होगा, उसका फ्रिक्शन बढ़ गया, क्योंकि वेट के फ्रिक्शन तो डायरेक्टली होता है, जितना मतलब इसका पॉजिटिव होता है फ्रिक्शन, तो इसका क्या ओवरऑल क्या हो गया, फ्रिक्शन बढ़ गया। फ्रिक्शन बढ़ने से इसका आगे जाना मुश्किल हो गया, ठीक है। ये था पुश की कंडीशन। अब हम यहाँ पे पुल देखते हैं। ये देखो, मैंने इसको गोले को ऐसे खींचा मेरी तरफ, मैंने गोले को ऐसे खींचा, तो जब ये गोले को खींचा तो इसके दो कंपोनेंट में टूट गया, एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा, दो कंपोनेंट के अंदर टूट गया, ठीक है। अब देखो, वेट mg को बैलेंस कर रहा था नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन जो वेट mg को बैलेंस कर रहा था, नॉर्मल की साइड अगर एक और कंपोनेंट ऐड हो गया तो mg जो वेट था वो और भी कम हो गया, क्योंकि उसके जो एफ साइन थीटा है, इसने क्या कर दिया, इसको बैलेंस कर दिया। इसका वेट को मतलब इसके वेट को ओवरऑल क्या कर दिया, कम करने की कोशिश की है। जब हमने इसके ऊपर ऐसे पुल किया तो फ्रिक्शन फोर्स था वो क्या हो गया, कम हो गया। पुल करने से फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। तो पुल करना इजी होता है पुश करने की बजाय, पुल करना इजी होता है पुश की बजाय, ठीक है। ये था पुश और ये था पुल, क्योंकि इसमें वेट को बढ़ा दिया और इसने वेट को घटा दिया, ठीक है। ओवरऑल यही था रिजल्टेंट, इसका वेट बढ़ गया और इसमें वेट कम हो गया, ठीक है। इसका फ्रिक्शन ज्यादा है, इसका फ्रिक्शन कम है। अगर पूछे कौन सा इजी, पुल इजी है या पुश इजी है, तो हम क्या बताएंगे कि पुल करना बहुत इजी है, क्योंकि उसका फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है, उसका जो नेट रिजल्टेंट जो वेट है उसको भी एक कंपोनेंट ऐड होकर कम कर देता है, ठीक है। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका जो वेट है वो ज़्यादा बढ़ गया और इसका फ्रिक्शन फोर्स बढ़ गया, ठीक है। हाँ बच्चों, अब देखो, जो हमने न्यूटन थर्ड लॉ किया था उसके एग्जाम्पल करवाने से पहले मैं ये करवाना चाहती हूँ प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्यों? क्योंकि इसके एग्जाम्पल और न्यूटन थर्ड लॉ के एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है, यही इसके एग्जाम्पल है, ये वही उसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो, न्यूटन थर्ड लॉ ने क्या बताया था, एन आइसोलेटेड सिस्टम, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटा का जो वेक्टर सम है ऑफ ऑल द बॉडी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड होगा हर एक बॉडी के लिए। अब देखो, मानो कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें बहुत सारी बॉडी है, ठीक है, उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या है, m1 v1 m2 v2 चलते चलते mn और vn, ठीक है, ये लीनियर उसका मोमेंटम है। अब मैं टोटल निकालना चाहती हूँ कि टोटल जो सिस्टम है उसके अंदर मास और वेलोसिटी कितनी है। जो मास टोटल मैंने ले लिया m, क्योंकि मास को काउंट कर सकते हैं हम, m है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ले ली मैंने सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मतलब इनका जो ओवरऑल एवरेज बोल दो इसको, या फिर सेंटर ऑफ मास बोल दो। वेलोसिटी ले ली सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dp ओवर dt, तो क्या आएगा, m dv ओवर dt, ठीक है, m dv ओवर dt। सबको पता है कि m dv ओवर dt क्या होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब मास इनटू एक्सेलरेशन मैंने न्यूटन सेकंड लॉ में बताया था किसके इक्वल होता है, एक्सटर्नल फोर्स के, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, जो dp ओवर dt है वो किसके इक्वल आ गया, f ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ये आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है उसके अंदर, उसका मतलब क्या है, उसमें कोई भी फोर्स काम नहीं कर रही, उसके अंदर कोई फोर्स नहीं है, बस उसके अंदर मास है बॉडी का, वेलोसिटी है, ठीक है, उसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर फोर्स जो एक्सटर्नल है उसकी वैल्यू 0 होती है, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब जो डिफरेंशिएशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वो भी क्या हो गया, 0। इसका मतलब जो p है हमारे पास वो क्या होगा, कांस्टेंट हो गया,
P की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, कांस्टेंट, यानी कि लीनियर मोमेंटम की वैल्यू क्या आ गई, कांस्टेंट। यही बोला मैंने, जो P है ना हमारे पास m1 v1 m2 v2 वो क्या है, कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट क्यों है पता चल गया होगा, ठीक है, कांस्टेंट क्यों है। अब देखो जो इसकी एग्जांपल्स है और जो इसकी एप्लीकेशन है वो क्या है। अब इसकी एप्लीकेशन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। स्विमिंग इन ए रिवर, स्विमिंग इन ए रिवर। अब न्यूटन थर्ड लॉ याद करो, जो फोर्स ए बी के ऊपर लगा रहा था वही फोर्स बी ए के ऊपर लगा रहा था, यही था न्यूटन थर्ड लॉ। अब स्विमिंग इन रिवर, अगर कोई भी बंदा तैर रहा है, अगर वो पानी को पीछे की साइड धकेल रहा है तो पानी उसको आगे की साइड धकेल रहा है, यानी कि जो फोर्स हम पानी के ऊपर लगा रहे हैं पानी भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा है, इसीलिए हम क्या कर पाते हैं, स्विमिंग कर पाते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल किसका है, न्यूटन थर्ड लॉ का है। साथ के साथ ये एग्जांपल किसका, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्व लीनियर मोमेंटम, उसका जो लीनियर मोमेंटम है ना, मास इनटू वेलोसिटी आगे की तरफ और मास इनटू वेलोसिटी पीछे की तरफ, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा बिल्कुल। रिको ये अच्छा एग्जांपल अब करवाऊंगा। वॉकिंग ऑन रोड, अगर हम रोड के ऊपर चल रहे हैं, हम रोड के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो रोड हमारे उल्टा फोर्स लगा रहा है, हम उसको पीछे की तरफ धकेल रहे हैं तो रोड हमें आगे की तरफ धकेल रहा है, ठीक है। रॉकेट, अब देखो रॉकेट जब हम छुटती है रॉकेट में तो पीछे की तरफ एक गैस निकलती है, बहुत तेज गैस निकलती है। वो गैस क्या करती है, रॉकेट उसको पीछे की तरफ धकेल रहा है, वो गैस उसको आगे की तरफ धकेल रही है। तो ये किसका एग्जांपल है, न्यूटन थर्ड लॉ का भी और लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। रिकॉल ऑफ गन, इस पे तो बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके टीजीटी में, रिकॉल ऑफ द गन, इसके तो क्वेश्चन भी करेंगे। और बुलेट फायरिंग, मैंने देखो फायर किया, जब पिस्टन चलाते हैं ना तो पिस्टन जैसे हमने बुलेट छोड़ी तो पिस्टन पीछे की तरफ आती है, ठीक है। जैसे एक बुलेट है, मैंने इसको छोड़ा आगे की तरफ छोड़ा तो ये पीछे की तरफ जाएगी, मतलब अगर बुलेट आगे की तरफ जा रही है तो पिस्टन पीछे की तरफ जाएगी। तो ये किसका एग्जांपल है, न्यूटन थर्ड लॉ का और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो क्वेश्चन किस टाइप से आता है बच्चों, देखो ये हमारे पास कोई बुलेट है, ठीक है, मतलब पिस्टन है, सॉरी, ये हमारे पास पिस्टन है। पिस्टन चलाने से पहले मतलब इसके अंदर बुलेट है, बुलेट का जो मास है वो कितना है, 30 ग्राम, और उसकी वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और जो पिस्टन का मास है वो कितना है, 2 kg, मतलब ये 2 kg की पिस्टन है। हमें इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि जब हमने ये पिस्टन चलाई तो आगे की तरफ तो बुलेट है वो भाग गई 150 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये पीछे कितनी होएगी, बुलेट पीछे कितनी होएगी, हमें वो फाइंड आउट करनी है। पेपर में हमारे ये क्वेश्चन आता है, तो हम क्या करेंगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है इसमें, क्योंकि जितना आगे होएगा उतना ही, जितना मास इनटू वेलोसिटी आगे होगा उतना ही मास इनटू वेलोसिटी पीछे की तरफ होएगा, ठीक है। लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो अब देखो बिफोर फायरिंग, बिफोर और आफ्टर, ठीक है। बिफोर फायरिंग क्या था, जो लीनियर मोमेंटम पिस्टन का प्लस लीनियर मोमेंटम बुलेट का इज इक्वल टू आफ्टर फायरिंग लीनियर मोमेंटम बुलेट का पिस्टन का प्लस लीनियर मोमेंटम बुलेट का, ठीक है। क्योंकि लीनियर मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा, तो जो लीनियर मोमेंटम है दोनों का कंजर्व है। तो बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग ये दोनों क्या आएंगे, इक्वल। अब हमें पता है ये क्या, मास इंटू वेलोसिटी प्लस में मास इंटू वेलोसिटी, ये जो है जब फायर ही नहीं हुआ, जब तक फायर ही नहीं हुआ तो ये क्या है हमारे पास, जीरो है। जब तक फायर ही नहीं हुआ तब तक तो ये 0 है, और ये क्या आएगा फिर, ये 0 आ गया तो इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम पिस्टन प्लस में लीनियर मोमेंटम बुलेट, ठीक है। जब मैं इसको इस साइड लेके आऊंगी तो क्या आएगा, लीनियर मोमेंटम पिस्टन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम ऑफ बुलेट, नेगेटिव साइन, ठीक है। अब देखो पिस्टन का लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू m1 v1 रख लो, m2 v2 या फिर mb रख लो, कुछ भी रख लो, ठीक है। मास कितना है पिस्टन का, 2 kg। वेलोसिटी हमें क्या निकालनी है, इज इक्वल टू मास कितना है इसका 30 ग्राम इंटू वेलोसिटी कितनी है 150। अब देखो ये ग्राम है ये किलोग्राम, यानी कि इसको भी केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये इससे गुण, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, जो ये वेलोसिटी है ये निकल आएगी, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है हमसे, कुछ भी दे देगा आपसे, एक तो इस टाइप से पूछता है, इस टाइप से आता है, ठीक है। सेकंड इस टाइप से आता है, क्या बोल रहा है, ये कोई पिस्टन थी, यहाँ से कोई बुलेट छोड़ दी हमने,
और ये रेस्ट के ऊपर है लकड़ी का, ठीक है। यहाँ से इसकी वेलोसिटी बतानी कि जब ये बुलेट इसके अंदर लगी तो ये कितना आगे की तरफ हुआ, ये हमें निकालना है। तो क्या हुआ, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन, यही है, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन क्या था, मास, जो इसका बुलेट का मास है इनटू में बुलेट की क्या है, वेलोसिटी है, मास है और वेलोसिटी है, प्लस जो इसका मास है और इसकी वेलोसिटी है जो कि रेस्ट के ऊपर है ये, ठीक है। और जब ये इसके अंदर घुसी, ये जब बुलेट है इसके अंदर घुसी लकड़ी के डब्बे में, तो बुलेट का जो मास है और लकड़ी के डब्बे का जो मास है वो क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर घुसी है तो इसका मास और इसका मास क्या हो जाएगा, टोटल। और वेलोसिटी क्या आ जाएगी, दोनों की कॉमन। जैसे ये चीज अगर इसके अंदर गई तो ये क्या है, साथ में वेलोसिटी, मतलब दोनों की वेलोसिटी से मास इनका ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मास है, इसको जीरो मत कर देना अब की बार, मतलब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सारा जीरो इज इक्वल टू, वो नहीं, क्योंकि ये बुलेट छोड़ रखी है हमने, इसका मास और वेलोसिटी जब तक ये लगी नहीं ना, कोलिजन नहीं हुआ, तब तक ये चल रही है। तो चल रही है तो इसका मास होगा और इसकी वेलोसिटी होगी, यानी कि इसका मास और इसकी वेलोसिटी होगी यहाँ पे। लेकिन ये वेलोसिटी रेस्ट पे है, मतलब ये जीरो, रेस्ट पे इसका मतलब वेलोसिटी इसकी जीरो है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये फैक्टर जीरो, ठीक है, इज इक्वल टू m प्लस m इंटू वेलोसिटी, ठीक है, m प्लस m इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ से हमें ये वेलोसिटी फाइंड आउट करनी कि ये कितना आगे की तरफ बढ़ा, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी किसके इक्वल आ गई, m इंटू m स्मॉल m प्लस में m, इसके इक्वल आ गई, ठीक है। अब देखो ये वेलोसिटी है ना, अगर हमारे पास पॉजिटिव आ गई, मीन्स क्या है इस बात का कि हमने जिस साइड बुलेट फेंकी, जिस साइड हमने निशाना लगाया, उसी साइड वो जो ये लकड़ी का बॉक्स है उसी साइड आगे की तरफ गया। तो ये पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जिस साइड हमने निशाना लगाया ये बॉक्स उसी साइड आगे की तरफ बढ़ा है। एक वैरायटी आपके पास इस साइड ये आती है, एक वैरायटी आपके पास ये आती है, ठीक है। तो ये आपका था न्यूटन थर्ड लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट।